हेलो बेटों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम फिर आपके सामने हैं और आज हम लोग आपके लिए फिर क्लास 7 से साइंस के रिलेटेड फिजिक्स में से हमने एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है बेटा लाइट। और लाइट के बारे में बेटा, लाइट एंड इट्स इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग बेटा इस पूरे चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे कि क्लास 7th के बेसिस के ऊपर यानी क्लास 7th के स्टेज पे लाइट से रिलेटेड क्या क्या बातें बताई जाती हैं। वैसे बेटा बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं जब हम क्लास 7th में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 7 को छोड़ के 8th 9th 10th में जब पहुँचते हैं बेटा, तो वो चीज़ काफ़ी धुंधली जाती है। हमें याद नहीं होता है कि हमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमें बेटा याद नहीं होता है। हमें तो इतना भी नहीं याद होता बेटा कि जब क्लास में बोला जाता है क्लास 10th में लाइट, तो हमको लगता है कि हमने लाइट पहली बार सुनी है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आप लोग को ऐसा ना लगे, आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, इसलिए बेटा हम आज ये वीडियो लाए हैं लाइट, जिसको हम लोग बेटा बहुत क्लियरली समझने की कोशिश किया जाएगा ताकि आपके दिमाग में बेटा एक कॉन्सेप्ट बन जाए और वो कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में बेटा स्टेबलाइज रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। तो लाइट में अगर हम लोग देखें तो बेटा लाइट को होता क्या है बेटा, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि व्हाट इज लाइट। तो बेटा सिंपल इसका आंसर है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक बेटा, लाइट इज अ, सिंपल आपसे पूछे बेटा व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलेंगे बेटा, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बेटा हीट होता है ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे बेटा होता है लाइट, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ इसका और क्या है मतलब, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, यानी विच इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी बेटा ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट का हम प्रयोग करते हैं। तो बेटा सवाल ये होता है कि आखिर लाइट हमें देखने में मदद करता कैसे है। जैसे हमने यहाँ पे नोट किया आपके सामने, विच इज़ यूज टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमें किसी चीज़ को देखने में कैसे मदद करता है। सबसे मेन सवाल ये है। तो बेटा हमारे देखने का कारण ये है, हमारी आंखें किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को तब देख पाती, किसी ऑब्जेक्ट को तब देख पाती हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है। ठीक है बेटा, अगर हमको कोई भी वस्तु देखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, अगर उसमें से लाइट निकल रही होगी तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ठीक बेटा, अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर कि मान के चलो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट बेटा आपको दिख रहा, एकदम दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट आपको क्यों दिख रहा है बेटा, मतलब कैसे दिख पा रहा है? तो मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है आपको, तो उसमें से लाइट निकलनी चाहिए, मतलब लाइट बाहर आनी चाहिए, तभी हम, और वो लाइट बाहर आके हमारी आंखों में जाएगी तभी हम उसको देख पाएंगे कि हाँ वो कौन सी चीज़ है। तो बेटा आप यही सोच रहे होगे कि सर ये तो क्यूब है और वो भी बोर्ड पे बनाया हुआ क्यूब है, तो इसमें से लाइट कहाँ से आ रही है? तो बेटा अच्छी थिंकिंग है आपकी कि आपने ये सोचा कि इसमें लाइट कहाँ से आ रही है। तो बेटा मैंने बोला था लाइट जिस ऑब्जेक्ट से निकले हम उसी को देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि लाइट ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑब्जेक्ट से ही बाहर निकले, क्योंकि हर कोई सनलाइट नहीं हो सकता बेटा, हर कोई सन तो नहीं बन सकता ना जिसमें से स्वयं की क्या निकले बेटा, लाइट निकले। लेकिन दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं बेटा कि लाइट दूर से आई और इसके ऊपर टकराई और टकरा के क्या की, यहाँ पे टकरा के, और ये हमारे आँखों तक पहुँची, और आपके आँखों तक पहुँचने के बाद आप इसको देख पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है। बशर्ते वो 2 डायमेंशन में क्यूब है बेटा, उससे मतलब नहीं है, बोर्ड बनाया हुआ है उससे मतलब नहीं है। आप इस क्यूब को कैसे देख पा रहे हो बेटा, आज आप इस बोर्ड को कैसे देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ सब कैसे देख पा रहे हो? तो बेटा जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो वो सब का सब किस पे बेसिस बेटा, लाइट पे। क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं, जैसे सन और भी स्टार्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी, बेटा उन लोग की लाइट है।
वहाँ से हम देख सकते हैं। अब आप सोचोगे सर ने मून का नाम क्यों नहीं लिया, तो बेटा मून क्या करता है ना, वही मैंने बात की बेटा, जो सन है, स्टार है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी है, ये सब की खुद की लाइट होती है बेटा। जब उसके अंदर से केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे जब बिजली आती है तो लाइट होती है। लेकिन मून का केस क्या है बेटा, मून का केस है कि सन की लाइट को वो क्या करता है अपने अंदर, सन की लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है बेटा, ठीक है। और ऑब्जर्व जब कर लेता है और जब सनलाइट वहाँ नहीं मौजूद होती है बेटा, तो वहाँ पे वो क्या करता है, ग्लो करता है। यानी जो एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर करके रखी है वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। और तो अब हम कह सकते हैं बेटा कि मून में से भी लाइट निकल रही है। तो अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है बेटा, तो हमें उसमें से लाइट निकलना चाहिए, पहला केस। अब उससे मतलब नहीं है बेटा कि लाइट कैसे निकल रहा है, या तो खुद की लाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाइट उसके ऊपर आके पड़ी और फिर वहाँ से आई हमारे आंखों में पड़ने के बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारे आसपास जो भी वस्तु आपको दिख रही है, अगर वो हमें दिखाई दे रही है अपने आंखों से, इसका मतलब वहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं बेटा, केस एक ही बन रहा है कि उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है बेटा। अब लाइट निकलने के दो तरीके, या तो वो खुद की लाइट हो या तो किसी और की लाइट उसके ऊपर टकरा के हमारे पास आ रही हो। तो खुद की लाइट जिनकी होगी वो तो हम देख ही सकते हैं। अब जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर खुद की लाइट नहीं है, वो कोई दूसरी लाइट उसके ऊपर टकरा के हमारे पास आ रही है बेटा, तो उन ऑब्जेक्ट को भी हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेरा पॉइंट बनता है कि लाइट का यूज क्यों करते हैं बेटा, टू सी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं बेटा। अब जस्ट सपोज सोचो कि रात में हमें कोई वस्तु क्यों नहीं दिखती है बेटा, सोचो। जब नाइट का टाइम होता है तो हमें दूसरी वस्तु क्यों नहीं दिखती है, क्यों, क्योंकि उस समय उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के नहीं आ रहा होता है, ठीक बेटा। या तो निकल नहीं रहा होता है और या तो कोई दूसरी लाइट उसके ऊपर टकरा के नहीं आ रही होती है। अगर दूसरी लाइट टकरा के आती या खुद की लाइट वो निकलती तो हम ईजिली उसको क्या कर सकते बेटा, देख सकते, ठीक है। तो ये है पॉइंट बेटा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट। और बेटा हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी कवर करे, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी कि आखिर हम किसी भी वस्तु को कैसे देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अब बात करेंगे बेटा, जो लाइट हो ना, लाइट की जो स्पीड है बेटा, जो लाइट की स्पीड है वो है आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, इतना ही है। यानी कि एक सेकेंड में जो कोई भी लाइट है बेटा, इस यूनिवर्स में कोई भी लाइट है, ठीक है, किसी भी तरीके की लाइट है, वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है। यानी एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल के चली जाती है। जैसे सनलाइट है बेटा, सनलाइट है, मून लाइट है, स्टार लाइट है, ये सब जितनी भी लाइट्स हैं, वो लाइट्स की जो स्पीड होंगी बेटा, वो होंगी कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा दिमाग में नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू पूछ देता है कभी कभी क्लास में, या कभी कभी पेपर में पूछ देता है बेटा कि लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमने लाइट की स्पीड भी क्या करी, जानी कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। बेटा ये जो लाइट की स्पीड निकाली है हमने ना, एक कैलकुलेशन से निकाली है। अब वो कैलकुलेशन आपके लेवल के हिसाब से वो है नहीं बेटा, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को हम जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका मतलब बेटा ग्रोथ होगा क्लासेस में और स्टैंडर्ड्स में, वैसे वैसे बेटा वो चीज़ें आपके सामने मेंशन होंगी और आप धीरे धीरे बेटा आप उसको समझने भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा हमारे सामने कि लाइट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेटा। कौन कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कैसे, तो एक को हमने किया बेटा रिफ्लेक्शन और दूसरे को किया है हमने रिफ्रैक्शन। दो पार्ट में कर दिया बेटा। कौन कौन से, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या बेटा, रिफ्रैक्शन, ठीक। अब बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेटा रिफ्लेक्शन होता है ना कि जस्ट कोई एक सरफेस है, ठीक है बेटा, मान के चलो बेटा ये है,
ठीक है। ये क्या है बेटा, प्लेन मिरर, ठीक है। ये बेटा प्लेन मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, ठीक है। प्लेन मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन और पीछे से स्लैश लाइन खींच के हम दिखाते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है बेटा। और प्लेन मिरर जितने भी होते हैं बेटा, जितने भी सरफेस जो होते हैं वो सारे जो भी प्लेन होते हैं। प्लेन का मतलब एकदम एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ सरफेस, ठीक है बेटा। जैसे शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जैसे बेटा एलईडी टीवी घर में होगी बड़ी वाली, उस पर अगर वो बंद हो जाएगी तो कभी कभी देखेंगे तो आपको उसमें चेहरा भी अपना दिखेगा, यानी स्मूथ सरफेस है। और कुछ बेटा, और आप देख सकते हो इसको पानी के अंदर भी देख सकते हो बेटा। जब पानी शांत हो एकदम, यानी जब तालाब में, नदियों में पानी शांत हो तो भी आप अपना चेहरा उसमें देख सकते हो बेटा। तो कुल मिला के ये है कंडीशन बेटा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें से जब कोई लाइट, जैसे ये सरफेस है बेटा प्लेन, इसके ऊपर जब लाइट टकराने के बाद क्या हो जाती है बेटा, अपना डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। केस क्या है कि जब भी कोई लाइट, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है बेटा। लाइट का एक रे कह सकते हैं, लाइट की एक लाइन कह सकते हैं, ठीक है बेटा। लाइट की एक लाइन जब, या रे जब किसी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे आके टकराती है, ठीक है, तो वो उस प्लेन सरफेस से बाहर चली जाती है, ठीक है बेटा। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। तो इसमें बेटा रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्ट शब्द का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ से टकरा के और वापस चले जाना, ठीक है बेटा। जिस तरीके से आए उसी तरीके से चले जाना। तो बेटा इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, इसको भी कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन में बेटा थोड़ा सा कंडीशंस हैं, हम इसे भी देख लेते हैं बेटा। ये है रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आप देख सकते हो जहाँ से आ रही है, जहाँ पे टकरा रही है बेटा उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी अगर इसका हिंदी मतलब सोचेंगे तो कहेंगे टकराने वाली जगह, यानी जहाँ पे ये रे आके उस सरफेस पे टकराई, यानी उस शीशे पे वो आके टकराई, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है बेटा। और जो लाइट आके टकराई इसके ऊपर बेटा उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे बोलते हैं बेटा। यानी वो रे जो इस पॉइंट पे आके गिर रही है, ठीक है बेटा, इस पॉइंट से आके टकरा रही है, उस रे को क्या बोलेंगे बेटा, उस रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा टकराने के बाद फिर निकली, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। अब इसका नाम क्या पड़ा, जैसे ये लाइन आके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टकराई, तो टकराने से इसका नाम पड़ा इंसिडेंट रे, क्योंकि वो आ रही थी, गिर रही थी, और टकराने के बाद जो बाहर निकली बेटा उसी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, उसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि वो टकरा के बाहर की तरफ क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है बेटा। अब देखो जब हम इसको सेंटर में ऐसे डॉटेड लाइन खींच देते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, तो इसको बोलते हैं बेटा हम नॉर्मल, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। एक चीज़ है बेटा, आप इस पर ज़्यादा एकदम अपने आप को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। इसको हमने आसान करना है, इसको आपको समझना है, ठीक है बेटा। समझेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का बेटा। और अगर आप अपने आप को कॉम्प्लेक्स करोगे बेटा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो अपने आप को कॉम्प्लेक्स मत करो, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालो। सिंपल जो चीज़ें बेटा मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते जाओ। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए बेटा, तो जब आप रिवाइज करोगे अपने बुक्स को तो आपको कोई भी बेटा इसमें इश्यू नहीं होगा, या फिर इसी वीडियो को जब बेटा दोबारा देखोगे आप तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका डाउट एकदम बेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कंडीशन आता है बेटा हमारा क्या, कि
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या टकराई, इंसिडेंट टकराई, ठीक है बेटा। यानी वो रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकराई उसको बोलते हैं बेटा हम लोग इंसिडेंट रे, और वो रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा के निकली उसको बोलते हैं बेटा हम रिफ्लेक्टेड रे, और वो रे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री में आते निकले, देखो बेटा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कितना बन रहा है, 90 बन रहा है ना, 90 डिग्री, यानी एकदम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के सीधे एकदम सीधे निकल रहा है बेटा, एकदम तीर की तरफ, तो इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बेटा समझ में आया आपको, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे टकराए और टकराने के बाद फिर बेटा बाहर निकले तो उसको कहते हैं बेटा हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो रे लाइट टकराती है उसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, जो रे टकरा के बाहर निकलती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जहाँ पे ये दोनों टकराना और निकलना होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं से एक लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है बेटा। ये सारी बातें हो गई। अब एक और इसमें पॉइंट आता है बेटा वो कि जब ये ऐसा हो रहा होता है ना बेटा, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है बेटा वो इस वाले एंगल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो कैसे, अब सोचो ये वाला लाइन क्या है बेटा, को क्या बोलेंगे हम लोग, ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या है बेटा, ये है इंसिडेंट एंगल, ठीक है बेटा। इसमें आता है थोड़ा सा बेटा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तरीके से थोड़ा समझना है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो बेटा इंसिडेंट रे आप देख सकते हो, और ये वाला जो होता है बेटा इसको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं, ठीक है, एंगल। और एंगल क्या होता है बेटा, तो एंगल आपने देखा होगा कि मान लो कि ऐसे ये है, यहाँ पे लाइन है और ये कितना बना रहा है बेटा, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये वाली है ऐसे, ये कितना बना रहा है बेटा, कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी को एंगल कहते हैं बेटा, कि जब दो लाइन आपस में से निकले और वहाँ पे उसके बीच में जो थीटा बन रहा है, जो कर्व बन रहा हो, उसी कर्व को क्या बोलते हैं बेटा, हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये लाइन है हमारी, इस लाइन से और जो ये वाली लाइन है इसके बीच में ये वाली कर्व बन रही है बेटा, तो ये वाला क्या होगा, हमारा एक एंगल होगा जिसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये इंसिडेंट रे की वजह से बन रहा है, इसलिए क्या बनता है बेटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट एंगल। और अब देखो बेटा उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से आ रहा है और नॉर्मल से एक और एंगल बन रहा है बेटा, जो आप देख रहे हो यहाँ से बन रहा है एंगल आर। तो बेटा एंगल आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इस रिफ्लेक्टेड रे से ही क्या हो रहा है बेटा, बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से हमको पता चला बेटा कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, जिससे हमको ये पता चला बेटा कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो जिस एंगल से इंसिडेंट गिरता है, जिस एंगल से इंसिडेंट लाइट जाती है उसके ऊपर, जिस एंगल से रे ऑफ लाइट गिरती है उसी एंगल से फिर बाहर निकलती है बेटा। तो ऐसे करके बेटा ये वाला पॉइंट पे हम लोग का समाप्त हुआ, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन में कई सारी बातें जानी बेटा, ये बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी है, ताकि बेटा आपको जो फाउंडेशन क्लासेस हैं बेटा इसके अंदर इसकी बातें की जाएंगी, तो इसको भी समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको आगे भी चल के बेटा कई जगह आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा, आपको इसको समझते हुए धीरे धीरे चलना है। तो बेटा यहाँ पे आपने जाना इस रिफ्लेक्शन फिनोमेना के अंदर, ये पूरा फिनोमेना बेटा, इसके अंदर आपने जाना क्या कि एक प्लेन है, एक प्लेन मिरर है, उस पर इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्टेड रह गई, दोनों का एंगल सेम है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटा। तो ये से यह पता चला कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, इन रिफ्लेक्टेड एंगल हमको बेटा मिल गया, ठीक है बेटा।
तो ऐसे करके बेटा ये था रिफ्लेक्शन का सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए थी कि आखिर रिफ्लेक्शन होता कैसे है। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको और भी क्लियरिटी करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा कि घर पे एक मिरर ले लीजिएगा। मिरर में क्या कीजिएगा बेटा कि सनलाइट ऊपर से डेली आती है, आप मिरर के ऊपर सनलाइट को पड़ाइएगा और देखिएगा बेटा जिधर से सनलाइट आके पड़ेगा उधर की तरफ नहीं, उसके ठीक बेटा उसी एंगल से दूसरे तरफ आप देखोगे दीवार पे बेटा उसका इमेज क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा, उसकी फ़ोटो बन रही होगी दीवार पे। तो आप समझ जाओगे बेटा कि जिस एंगल से ये आया है, मतलब इस एंगल से मिरर पे आया है और इस एंगल से निकल रहा है बेटा, तो ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटा, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, आप इसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बेटा और आज ही आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है बेटा आप सनलाइट ही लो, आप टॉर्च का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतों का सामना बेटा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ऐसे करके बेटा रिफ्लेक्शन का हमारा आपको समझाने का प्रयास स्टार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं। चलो तो बेटा रिफ्लेक्शन होते हैं दो तरह के बेटा, कितने होते हैं, दो तरह के। एक होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है बेटा कि जैसे ये एक कोई सरफेस है, प्लेन मिरर कह सकते हैं बेटा, इसके ऊपर लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई, लाइट आई लाइट गई। बेटा इन तीनों में एक चीज़ क्या कॉमन है कि तीनों में जो केस बने हुए हैं देख रहे हो बेटा, बिल्कुल तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। यानी ये पूरी की पूरी बेटा एकदम ऐसे आए और ऐसे गए। ठीक है बेटा, एकदम लॉ एंड ऑर्डर में। जैसे बेटा मान चलो कि स्कूल में कोई बहुत ही घातक टीचर आ गए हैं और उस टीचर के डर से सारे के सारे स्टूडेंट एक रो में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं बेटा, और हर एक काम एक रो और लाइन में ही कर रहे हैं, तो समझ लो बेटा ऐसा केस बनता है। ठीक है, तो बेटा रेगुलर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें जितने भी लाइट के रेज हैं बेटा, ये कई सारे रेज है ना, यहाँ पे ये R1 रेज है, R2 रेज है, R3 रेज है बेटा, ये है लाइट की रेज, इंसिडेंट रेज। ये तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल का समझते हो बेटा, पैरेलल का मतलब होता है कुछ इस तरह की बातें हों, दोनों के बीच का जो गैप हो वो क्या हो, हमेशा इक्वल हो, और ये दोनों लाइन बेटा, ये L1 और ये L2, ये एक दूसरे को कभी भी कट ना करें बेटा। ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी कट ना करें तो उसको कहते हैं बेटा पैरेलल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये दूसरा तीसरा और ये दूसरा तीसरा बेटा क्या कहीं कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर देखो ये R2L लाइन आके कट कर रही है इस वाले को, लेकिन नहीं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन होता है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन का मतलब अगर जस्ट सपोज बेटा ये पूरा आपका शीशा है, तो यहाँ पे जब आप टॉर्च जलाएंगे तो टकरा के यहाँ से निकलेगा बेटा क्या, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट का रिफ्लेक्टर के संग कोई भी कांटेक्ट हुआ नहीं हुआ बेटा। ठीक है, तो इस वजह से वो वाले से कोई हमें मतलब नहीं है। 3 डायमेंशन की बातें हैं बेटा, बिल्कुल असली में देखेंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल बेटा प्लेन मिरर। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था बेटा प्लेन मिरर, इसके ऊपर मैंने आपको पूरा चिट्ठा उट्ठा समझाया कि प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल, सब कुछ बातें उस पर कवर करें बेटा। तो यानी कि प्लेन मिरर पे कैसा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, तो प्लेन मिरर पे हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, प्लेन मिरर पे हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, जो प्लेन मिरर पे बेटा जो फोटो होती है, जैसे आप अपने आप को अपना चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा बेटा आप डेली देखते हैं कैमरे कह रहे बेटा, आपके मिरर के सामने आप तेरी अपने आप को देखते हैं। जब आप देखते हैं बेटा तो क्या देखते हैं अपने आप को, तो जब आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके सेम टाइप का कोई बंदा अंदर क्या कर रहा है बेटा, अंदर है, यानी कि आप यहाँ पे हैं तो लगेगा कि कुछ दूर जितना आप बाहर हैं बेटा, मान चलो कि आप शीशे से 1 मीटर दूरी पे हैं तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा बंदा है जो शीशे के अंदर 1 मीटर दूरी पे क्या है बेटा खड़ा है, ऐसा महसूस आपको होगा।
दूसरा, जैसे बेटा जब जैसे ये अपने आप को आप बिल्कुल स्वयं सेम टू सेम आप अंदर देख सकते हो, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो जो आप इंसान रहोगे, आप जो नाम रहेगा, आप जो वैल्यू रहोगे, जो आपका हाथ पाँव कान नाक जो भी रहेगा बेटा, वही अंदर भी वैसे ही सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा बेटा कि यहाँ पे नाक रहेगा बाहर तो अंदर वो कान बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है प्लेन मिरर के अंदर बेटा। तो जो उसमें फोटो बनती है बेटा, यानी इमेज बनती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो अंदर बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो इमेज कैसे बनती है बेटा, तो वो इमेज बनती है वर्चुअल। कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल। दूसरी अपराइट, ठीक है बेटा। तीसरी लेटरल इन्वर्जन और चौथी बिहाइंड। तो बेटा ये 4 तरह की बातें होती हैं जो भी फोटो उसके अंदर बनता है। जैसे बेटा आप आज ही इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाना, ठीक है। मिरर से खड़े हो जाना आप 1 मीटर की दूरी पे। तो आप देखोगे कि मिरर से और आपकी दूरी अगर 1 मीटर है, तो अगर आप बेटा अंदर देखोगे मिरर में जहाँ पे आपका इमेज बन रहा है बेटा, वहाँ पे भी दूरी कितनी होगी, 1 मीटर ही होगी। इसका मतलब बेटा ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, बिहाइंड, ठीक है बेटा। हमेशा क्या बनेगा, मिरर के पीछे ही उस चीज़ का फॉर्मेशन होगा बेटा। मिरर के पीछे का मतलब ये नहीं कि मिरर के पीछे उठा कर देख लें क्या है, नहीं। मिरर के पीछे का मतलब कि जो शीशा मेन है जिसको आप टच कर सकते हो उसके अंदर बनेगा बेटा, ठीक है। वो इमेज क्या बनता है, हमेशा अंदर की तरफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। दूसरा है आपका वर्चुअल। वर्चुअल मतलब बेटा, वर्चुअल का मतलब होता है जिसको हम अपने आंखों से क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं बेटा। इमेज जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेटा आपका वर्चुअल और एक होता है बेटा रियल। वर्चुअल क्या होता है बेटा, वर्चुअल मतलब होता है बेटा कंडीशन कह सकते हैं कि वो इमेज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको देखने का सीन मतलब कि हम इसका फॉर्मेशन हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है बेटा। इसको देखने के लिए स्क्रीन की आवश्यकता नहीं है। जस्ट सपोज बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रियल इमेज वो है जिसको देखने के लिए बेटा आपको स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। वर्चुअल देखने के लिए बेटा कोई भी स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर आपने बेटा प्रोजेक्टर देखा हो, प्रोजेक्टर क्लास में या कहीं शादी ब्याह में अगर आप गए हो वहाँ पे क्या कहते हैं बेटा प्रोग्राम करने या फिर बारात करने, तो वहाँ पे अक्सर बेटा वहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया जाता है मूवी देखने के लिए। तो बेटा प्रोजेक्टर में से जब ऑन किया जाता है तो बेटा सामने एक पर्दा लगाया जाता है, ठीक है बेटा। उस पर्दे को कहते हैं हम लोग क्या, स्क्रीन। अब सोचो बेटा अगर वो पर्दा ना लगा रहता तो क्या आप प्रोजेक्टर की मूवी देख सकते थे, नहीं देख सकते। इसका मतलब बेटा प्रोजेक्टर में से कैसा इमेज बनता है, तो प्रोजेक्टर में बनता है बेटा रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज बनता है। इसलिए हम उसको पर्दे पे देख सकते हैं। अगर पर्दा ना हो तो देखना बेटा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो प्रोजेक्टर है बेटा वो होता है रियल। और जो ऐसे हम अपनी आंखों से देखते हैं बेटा, आंखों से जो हम देख रहे हैं ना, जैसे जैसे ये चीज़ है, आप हैं, हम हैं, ये सब कुछ है, आसपास सब कुछ देख रहे हैं बेटा, ये हम देखते हैं बेटा वर्चुअल, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें कोई भी स्क्रीन की आवश्यकता बेटा नहीं पड़ती है कि सबसे पहले एक स्क्रीन लगाओ अब फिर हम इसको देख पाते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बारे में जो डिटेल्स है बेटा, ठीक है, अंदरूनी जो बातें हैं, हमारी आंखों के अंदर की बातें हैं, उसके बारे में हम बेटा अंदर किसी जैसे इसी टॉपिक में बेटा है एक शब्द है बेटा रेटिना, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे जानेंगे कि इसकी बेसिक बातें क्या हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है बेटा, तो वर्चुअल इमेज का मतलब जिस इमेज को बनाने के लिए, जिस इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको कहते हैं बेटा हम लोग वर्चुअल इमेज। और जिस इमेज को देखने के लिए हमें पर्दे की आवश्यकता पड़ती है उसको कहते हैं बेटा हम लोग रियल इमेज, ठीक है। ये हो गया बेटा रियल और वर्चुअल। उसके बाद बात करेंगे बेटा, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। उसके बाद अपराइट, यानी कि जैसे अब ऐसे खड़े हो बेटा तो ऐसे ही आपका इमेज अंदर बनेगा, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो ऐसे ही आपको अंदर बनेगा, यानी सर यहाँ पे है तो उसमें भी सर ऊपर ही होगा, पैर नीचे है बेटा तो उसमें भी पैर नीचे होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर का पैर और पैर का सर हो जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे हम हैं इधर बाहर वैसे ही अंदर भी सेम इमेज क्या होता है बेटा, बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन ये क्या होता है बेटा, तो जस्ट सपोज कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो बेटा, आज जाके आप चेक करना जरूर, ये सारे एक्सपेरिमेंट जरूर करना बेटा क्योंकि बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है। प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाना बेटा आपको। उसमें से बेटा ये है हमारा राइट हैंड, ठीक है, ऐसे राइट हैंड उठाना,
ठीक है बेटा। लेकिन जैसे ही आप ये वाला राइट हैंड उठाओगे बेटा, मिरर के अंदर ये वाला हाथ उठेगा, कहोगे ये क्या हो गया, ये तो गजब लफड़ा है। हमने उठाया ये वाला हाथ और मिरर के अंदर उठाया ये वाला हाथ, तो दिक्कत हो गया। ये कैसे हो सकता है, सर ने तो ये बताया नहीं। सॉरी बेटा। तो बेटा मैंने आपको बता रहा हूं भाई, बेटा मैंने आपको वही बता रहा हूं, ठीक है, कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। यानी कि जब हमारा जो बॉडी का पार्ट होता है बेटा, जैसे कि अगर हम अपना राइट हैंड उठाएं तो मिरर में लेफ्ट हैंड उठेगा, अगर बेटा हम लेफ्ट हैंड उठाएं तो मिरर में राइट हैंड उठेगा। यानी ये जो प्रोसीजर है बेटा ना, जैसे जो चेंजिंग हुई है ये, इसी को कहते हैं बेटा लैटरल इन्वर्जन। ये एक फिनोमेना है बेटा, ठीक है, जो केवल प्लेन मिरर में होता है। क्या होता है कि व्हेन वी सी द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट टू राइट, यानी जो बाहर लेफ्ट होता है बेटा मिरर के अंदर राइट हो जाता है, और जो बाहर राइट होता है मिरर के अंदर क्या होता है बेटा, लेफ्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं बेटा लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है बेटा, लैटरल इन्वर्जन। बहुत सिंपल है बेटा, लेफ्ट का क्या हो जाता है राइट, और राइट का क्या हो जाता है बेटा लेफ्ट। बस यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर बेटा लैटरल इन्वर्जन के अंदर बनता है, ठीक है। अब इसका ये हो गया बेटा इमेज, यानी इमेज के बनने की क्वालिटी, यानी जो भी इमेज बनती है, जो भी फोटो बनती है बेटा, वो कैसी कैसी बनती है। तो हमने यहाँ पे 4 बातों पे डिस्कशन करी। पहली, हम उसको बिना स्क्रीन के देख सकते हैं। दूसरी, ज्यों की त्यों बनती है, जैसे हम यहाँ पे हैं वैसे ही बनती है अंदर भी। तीसरी, लैटरल इन्वर्जन, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। और चौथी, बिहाइंड द मिरर, यानी जो मिरर का शीशा होता है उसके पीछे बनता है, ठीक है बेटा। तो इन चारों पॉइंट पर हम डिस्कस कर लिए बेटा। इन चारों पॉइंट को आप भी एक्सपेरिमेंटली इसको देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद बात करेंगे बेटा हम डेकोरेशन की। डेकोरेशन मतलब कि इनका इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो बेटा इस तरह के जो मेरे से प्लेन मिरर ना, उसका प्रयोग हम डेकोरेशन में करते हैं। जैसे बेटा कोई घर बना दिया, कोई महल बना दिया, कोई जैसे कि सेट बना दिया बेटा, जिस जहाँ पे मूवी वूवी की शूटिंग वूटिंग होती है, तो वहाँ पे बेटा हम प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं, ताकि जब लाइट पड़े तो बिल्कुल एकदम ऐसा चमके कि मानो स्वर्ग है बेटा। जैसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं ना, बहुत ही फैंसी लुक दिखाने, नहीं पूरा डेकोरेशन करने के लिए बेटा, पूरा सजावट करने के लिए इसका काम प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा। और भी सब काम है बेटा, लेकिन उसमें सजावट सबसे मेन काम है हमारा प्लेन मिरर का, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन का दूसरा पार्ट, इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड। क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब कि प्लेन मिरर को छोड़ के, ठीक है बेटा, प्लेन मिरर को छोड़ के कहीं पे भी अगर लाइट पड़ती है तो लाइट बेटा छितरा जाती है। क्या होती है, छितरा जाती है। इसके ऊपर बेटा हम देख लेते हैं, ठीक है। लाइट कैसे छितराती है इस पे गौर करेंगे हम लोग। तो बेटा जस्ट सपोज कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसा कोई सरफेस है, इसके ऊपर लाइट पड़ी बेटा तो ऐसे गई, इसके ऊपर गई तो ऐसे गई, इसके ऊपर गई तो ऐसे गई, इसके ऊपर गई तो बेटा ऐसे चली गई। तो ये बेटा देख रहे हो, इसमें कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी इसमें लाइट है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उन लोग का पैटर्न क्या है बेटा, ठीक है। ये हशल वशल हो गए, ठीक है बेटा, इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे टाइप का जब रिफ्लेक्शन होता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और सबसे बड़ी चीज़ वैसे बेटा सबसे कॉमन यही है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आसपास जो भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे यहाँ पे दीवारें हैं, ग्लास है, मेज है, फ़ोन है, ये सब जितनी भी चीज़ें बेटा, फ़ैन है, उसके बाद वॉल है, ये सब जो भी चीज़ें बेटा, वो सब पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, वो सब पे होता है हम लोग का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं हमारे आसपास जिसमें से लाइट नहीं निकलती है बेटा, लाइट आके टकरा के हमारे पास आती है, वो सारी की सारी कौन सी होती हैं बेटा, उसमें से मैक्सिमम होती हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट आसानी से क्या होता है बेटा, दिख पाता है, ठीक है। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ना होता बेटा तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होना बहुत ही आवश्यक है बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर के अंदर, अगर हम किसी भी चीज़ों को हमको देखना है तो, वरना सब कुछ हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, इनविजिबल हो जाता है, ठीक है।
चलो उसके बाद बात करेंगे बेटा कि ये कौन से सरफेस से होता है, तो ये होता है बेटा रफ सरफेस से, ठीक है। जो भी सरफेस जैसे रफ हो गया, जैसे बेटा ये हो गया, जैसे हमारा डस्टर हो गया, डस्टर के पीछे बेटा ये रफ सरफेस है, ठीक है। ये है बेटा रफ सरफेस है। आपको सर ये तो प्लेन है, नहीं प्लेन होता बेटा तो मेरा चांद सा रोशन चेहरा इसके ऊपर बनता, लेकिन बन नहीं रहा है, इसका मतलब बेटा ये प्लेन नहीं है, ठीक है। उसमें चेहरा बनना चाहिए बेटा प्लेन वाले केस में। चलो तो इस तरह का बेटा ये भी क्या है आपका, ये है आपका रफ सरफेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो रफ सरफेस में बेटा कई सारे सरफेस को मतलब कि दिया गया है। एक होता है बेटा कर्व सरफेस भी बात आती है, ठीक है, उस पर भी देख लेते हैं बेटा कर्व सरफेस क्या होता है। बेटा कर्व सरफेस का मतलब होता है ना जो चीज़ कर्व हो, ऐसे हो, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा इस तरह से कर्विंग का प्रयोग करके हम दो तरह का बेटा दो तरह का सरफेस निकालते हैं। एक को कहते हैं बेटा कनकेव और एक को कहते हैं बेटा कनवेक्स। तो कनकेव क्या होता है बेटा, कनकेव में इस तरह का केस बनता है, देखो बेटा ऐसे, इस वाले पार्ट को बेटा हम कनकेव कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो बेटा ये, जैसे ये इस तरीके का अगर हमने मुट्ठी बना लिया बेटा इस तरीके का, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना बेटा इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव। और इस वाले पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा हम लोग कनवेक्स। तो जो सरफेस हो गया वो दो तरह का हो गया, कौन कौन सा, एक है कनकेव और दूसरा कन्वेक्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह का भी सरफेस हमारे सामने आपको देखने को मिलेगा। आपने इस तरह का सरफेस बहुत ही जनरली कॉमन देखा होगा बेटा, बहुत सारी जगहों में प्रयोग होता है, हम उसके एग्जांपल्स पे चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सरफेस, कनकेव और कन्वेक्स। इनका प्रयोग कहाँ होता है बेटा, तो कार में कार या ट्रक या जो भी हैवी व्हीकल्स हैं बेटा, जो भी नॉर्मल व्हीकल्स हैवी व्हीकल्स, उसमें शीशे लगे होते हैं बेटा, ठीक है। वो शीशे जो होते हैं जनरली इसी के होते हैं, कनकेव कन्वेक्स के बने होते हैं, ठीक है बेटा। और जो डेंटिस्ट आप गए होंगे बेटा दांत निकलवाने के लिए या दांत दिखवाने के लिए, कभी अगर आप लोग गए होंगे पर डेंटिस्ट के पास अगर गए होंगे बेटा आप लोग, तो आपने क्या देखा होगा वहाँ पे बेटा उसके पास ना एक इस तरह का औजार होता है, ठीक है, ऐसे तरह का, और उस पर ऐसे निकला होता है बेटा, और ऐसे उसके पास होता है प्लेट टाइप का, इसी के अंदर बेटा एक मिरर होता है, ठीक है। तो उससे इसको उठा के बेटा और दांतों के अंदर डाल के, और वो चेक करता है कि कहीं दांत में कहीं सड़न तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, देखने के लिए इससे काम करता है। तो बेटा इसके अंदर जो होता है ना वो कनकेव कन्वेक्स मिरर इसके अंदर मिरर होता है बेटा, ठीक है। कनकेव कन्वेक्स मिरर इसके अंदर लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम मतलब डॉक्टर उस चीज़ को ईजिली क्या कर लेता है बेटा, देख लेता है। नेक्स्ट बेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में मतलब कभी कभी देखे होगे बेटा कि कभी कभी जब पहले कैमरा नहीं होता था, पहले के समय में बेटा, आज से 5-7 साल पहले जब कैमरे की बातें नहीं हुआ करती जनरली कॉमनली, तो उस समय बेटा कैमरे के जगह पे लोग मतलब कि ज्वेलरी वाले बेटा, जनरली ज्वेलरी वाले, जहाँ पे ज्वेलरी बिकती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है बेटा, तो वहाँ पे बड़े बड़े मिरर्स लगाते हैं बेटा, ठीक है, ऊपर की तरफ कनकेव मिरर का प्रयोग करता है बेटा, जिसमें क्या होता था बेटा, जो दुकान का मालिक हो चाहे सिक्योरिटी गार्ड होता था, वो वहीं से बैठे बैठे दुकान के हर एक लोगों को देख लेता था कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सिक्योरिटी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कुछ सीन्स। ओके, तो हम कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमारे रिफ्लेक्शन पार्ट से बचे हुए हैं, इसको हम कवर करेंगे बेटा तुरंत जल्दी जल्दी में करके, ठीक है। और फिर उसके साथ बेटा हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रिफ्लेक्शन की। तो बेटा जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से लाइट के बारे में, जो कि जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, ये सबसे बहुत कॉमन सा आंसर है, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ के लिए कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन
और या तो फिर इसको बोलते हैं बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी कि जब भी बेटा रोशनी होती है, कोई भी रोशनी होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की होगी, वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है। अगर बीच में बेटा कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो ऐसा नहीं कि ऑब्स्टिकल से ऐसे घूम के और फिर वो आगे बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक बेटा। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ, क्या कह सकते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो गया उसमें, कि हमारा डायरेक्शन क्या था। तो हमारा डायरेक्शन है बेटा, अगर आपसे पूछे कि लाइट का डायरेक्शन क्या, तो बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है, यानी हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक और चीज़ बात है बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है जनरली पूछता है कनकेव और कन्वेक्स जो मिरर है, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन के अंदर जो हम प्लेन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें कनकेव और कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है फिगर के हिसाब से बेटा, वो भी देख लेते हैं। और इस फिगर को जब एलोबरेट करते हैं तो क्या होता है बेटा, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो देखते हैं बेटा, तो अगर हम इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा कुछ समय के लिए अगर बेटा इसको हटा दें रेगुलर वाले को, क्योंकि हम बेटा कनकेव और कन्वेक्स की बात करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए बेटा कि हम ये बना कनकेव और कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो कॉन्केव और कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि जस्ट सपोज एक हॉलो स्फेरिकल बॉल ले लिया गया बेटा, ठीक है, जो कि अंदर से खोखला था, ऐसा बॉल ले लिया गया, और उस बॉल को यहाँ से और यहाँ से क्या कर दिया गया बेटा, कट कर दिया गया, ठीक है। और कट करने के बाद बेटा इसको किया गया पॉलिश, ठीक है। कट करने के बाद क्या किया गया बेटा, पॉलिश किया गया। तो जो ये वाला जो पहला वाला था मिरर, उसको किया गया बेटा बाहर से पॉलिश, ठीक है बेटा। इसको कहाँ से पॉलिश किया गया, बाहर से पॉलिश। और जो बेटा दूसरा वाला था उसको किया गया बेटा अंदर से पॉलिश, ठीक है। तो बेटा अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, तो यहाँ पे दो सरफेस, एक इनर वाला एक आउटर वाला, तो एक केस में बेटा हम बाहर से पॉलिश करते थे और दूसरे केस में बेटा हम अंदर से पॉलिश करते थे। तो जिसमें हमने बाहर से पॉलिश किया बेटा, तो उसका बेस कुछ ऐसा बना, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना बेटा, ऐसे करके, और इसको बोलते हैं बेटा कनकेव मिरर, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर बोलते हैं। और जब इस तरह कॉन्सेप्ट बन जाए बेटा ऐसे करके, जिसमें हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं, तो ये वाला बोलते हैं बेटा इसको कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। तो ये आता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन, कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, प्लस इसमें बेटा कैसे इसमें मतलब कैसे उसका पोजीशन जानते हैं, कैसे मतलब कि क्या क्या उसके अंदर एलोबरेशन होता है बेटा, इस सब के बारे में जानकारी अगर लें तो हम इसको बेटा एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग इसको पास करा देते हैं। तो जो बेटा वो स्ट्रेट लाइन इससे पास होकर सेंटर से जाता है उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यानी वो लाइन जो जो मिरर के बिल्कुल सेंटर से होके पास करे बेटा, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस में बेटा ये स्टार्टिंग कहीं से हो सकती है, मतलब अनंत स्टार्टिंग होती है और अनंत पे ख़त्म होती है, तो हमें इसकी डिस्टेंस का अता पता नहीं होता है बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको माना गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यही बेटा होती है बेस, ठीक है। हर एक मिरर को मेजरमेंट करने के लिए बेटा इसी को हमने बेस माना गया है, ठीक है। उसके बाद बेटा जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एक सर्कल से बना हुआ है, तो ये सर्कल का एक पार्ट है, तो बेटा इसको लेते हैं हम लोग सेंटर, और इसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा इस मिरर के लिए भी होता है, यहाँ से भी, ठीक है, इस मिरर के लिए भी होता है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा इस मिरर के लिए भी होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो आप जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास किया है बेटा मिरर में से, ठीक है, दोनों तरफ बेटा, यहाँ इसको बोलते हैं पोल, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पोल। और ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का बेटा होता है एक पॉइंट, जिसको कहते हैं हम लोग फोकस, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक। और वैसा ही सेम फोकस बेटा इधर के साइड भी हमारा होता है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। जो फोकस हमारा इस वाले मैंने कि जो फोकस हमारा कनकेव मिरर में होता है बेटा, वही फोकस हमारा कन्वेक्स मिरर में भी मौजूद होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया पोल। और इस रिप्रेजेंटेशन से बेटा हम पता कर सकते हैं जनरली कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के कहाँ प्लेस करें तो किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा।
तो मैं सोचा बेटा कि इसके लिए हम अगर एक सेपरेटली इस पे चर्चा करें, हम लोग एक अच्छा डिबेट का टॉपिक बन सकता है बेटा ये भी, जिसमें हम लोग केवल उसके अंदर मिरर्स के ऊपर एक अच्छा सा बेटा डिबेट करें, जिसमें केवल मिरर्स के बारे में हम बात करेंगे आपके लिए, और उसमें बेटा पूरी की पूरी डिटेल में मिरर के ऊपर डिस्कशन होगा बेटा कि मिरर की शुरुआत, अंत, अनंत, परितंत्र और सब कुछ उसके अंदर बेटा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बेटा अभी आप लोग के लेवल के हिसाब से बेटा ये काफ़ी है कि आप लोग जानें कि मिरर होते हैं कौन कौन से और कितने तरह के होते हैं बेटा। तो मिरर होते हैं 3 तरह के, एक कनकेव, एक कन्वेक्स, एक प्लेन। ठीक है बेटा, प्लेन मिरर आपके घर में यूज होता है, कनकेव कन्वेक्स गाड़ियों में, डेंटिस्ट में, डिश एंटीनाज में, कई जगह इसका प्रयोग बेटा होता है। ठीक है, तो ये वाला बेटा हो गया रिफ्लेक्शन का ये पार्ट। हमने सोचा था, मैंने बता दूं आपको कि कैसे इसका स्टार्टिंग होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका ज्योमेट्रिक फॉर्म कैसे बनता है बेटा, यानी कि फिगर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि दिमाग में आपके बेटा एक मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट बन जाए, ताकि जब हम बेटा उस वीडियो पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि स्पेशली केवल मिरर और लेंस पे बेसिस हो बेटा, तो हम उसके अंदर आपको अच्छे से बात बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आगे हम लोग बात करते हैं बेटा आपके रिफ्रैक्शन वाले पार्ट की। रिफ्रैक्शन हो गया ख़त्म, अब बात करेंगे बेटा हम रिफ्रैक्शन की। इसको बेटा आप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, बना लेंगे तो इससे क्या रहेगा बेटा कि आपको उस चीज़ को रिकॉल करने में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब होता था बेटा कि किसी भी सरफेस पे ये टकराए और टकरा के फिर वो उसी तरीके से लौट जाए, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते थे। रिफ्रैक्शन बेटा ठीक इसका अलग तरह का बातें इसमें होती हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है कि मान के चलो कि आपके पास बेटा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, क्या बेटा, सॉरी, ग्लास स्लैब है, ठीक बेटा, एक ग्लास स्लैब है और इस पे आपने लाइट छोड़ी। क्या की बेटा, लाइट आपने इसके ऊपर छोड़ दी। स्ट्रेट है बेटा, थोड़ा सा तिरछा बन गया, इसको स्ट्रेट बनाना था हम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से लाइट इसके ऊपर क्या हुई बेटा, इंसिडेंट हुई। ठीक, तो इंसिडेंट हो गई। उसके बाद बेटा ये सबसे पहले लाइट कहाँ थी, सबसे पहले लाइट कहाँ थी बेटा, एयर में थी। और उसके बाद अब ये कहाँ एंट्री होगी बेटा, तो जैसा कि स्लैब किसी का बेटा ग्लास का है, तो अब इसकी एंट्री होगी बेटा ग्लास में, यानी शीशे के अंदर इसकी एंट्री होगी। ठीक है, जो ही शीशे के अंदर इसकी एंट्री होती है बेटा, तो ही इसका डायरेक्शन क्या रहता है, तो ही इसका डायरेक्शन रहता है बेटा चेंज। ठीक है, जाना था बेटा किधर से, उसको जाना था उसको ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे बेटा, पर हुआ क्या, ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, और मुड़ने के बाद फिर क्या होगा, मुड़ने के बाद बेटा जब वो बाहर निकलेगा तो फिर से ये डायरेक्शन आपका पकड़ लेगा। तो बेटा एंट्री में ये डायरेक्शन था और एक्सटर्नल में ये डायरेक्शन था और ओरिजिनल में डायरेक्शन ये था। तो आपने देखा बेटा ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया गैप। ठीक है बेटा, ये रियलिस्टिक में होता है बेटा, हम इसके ऊपर रील्स में चर्चा करके बताएंगे बेटा। ठीक है, जब हम शॉर्ट्स आपके लिए बनाएंगे बेटा कन्वेक्स और कनकेव कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, और जब हम उसमें बेटा रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम ये बातों को ज़रूर गौर करेंगे बेटा कि आपको ये सारी बातें भी बताई जाएं। ठीक है, चलो तो बेटा अगर हम लोग बात करें तो ये वाले जो रे ऑफ लाइट है बेटा, जाके शीशे बेटा इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। और ये वाला बेटा इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इस रे ने अपने डायरेक्शन को, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर दिया बेटा, डेविएट कर दिया है, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो हट चुका है। वो भले ही उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन बेटा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को त्याग चुका है, यानी छोड़ चुका है। इस वजह से बेटा इसका नाम आता है रिफ्रैक्टेड
रे, ठीक है। और ये जो बेटा ये इसको बोलते हैं ना, जो निकला है ये जो इमेजिनरी लाइन हमने बनाई कि ये इसी जाना चाहिए, इसको बोलते हैं बेटा इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर से बेटा निकला है, यानी जो निकलना चाहिए हमारा, वो कंडीशन यहाँ पे बेटा हो गया। तो ये है बेटा रिफ्रैक्टेड रे, ये है इमर्जेंट रे। और इसके बीच में जो गैप है बेटा, ठीक है, जो गैप है उसको बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बेटा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा, इसका नाम है। थोड़ा सा आपको दिमाग को थोड़ा सा मेल्ट करने की कोशिश करेगा बेटा ये टॉपिक, लेकिन हमने प्रयास कर रहे हैं बेटा छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में धीरे धीरे आ जाए, ठीक है। चलो, तो गौर करें अगर हम इस शीशे पे बेटा, तो ये जो है वो लाइट आ रही है, इस शीशे पे टकरा रही है। टकराने के बाद इसने अपना रास्ता बदला, देखिए बेटा, जहाँ चाहिए था ऐसे बदल दिया रास्ता और फिर निकला। तो बेटा ये था जो रास्ता बदल के निकला, उसका नाम था रिफ्लेक्टेड रे। आज उसको जैसा उसको निकलना चाहिए था, निकला नहीं है, जो निकलना चाहिए था उसको कहते हैं बेटा इमर्जेंट रे। और अपने इमर्जेंट रे से कितना दूर वो निकला है जाके, यानी रिफ्लेक्टेड रे इमर्जेंट रे में कितना डिफरेंस है बेटा, इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ये लाइट एयर में गया, एयर में था, फिर ग्लास में गया और फिर वापस कहाँ आ गया बेटा? एयर में वापस लौट के आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा रिफ्रैक्शन का कंडीशन बनता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से, यानी कि मीडियम माने बेटा एयर, ग्लास, एयर, वाटर, ये सब मीडियम होता है। तो मीडियम समझ लेते हैं बेटा, मीडियम बेटा मीडियम होता है एयर, वाटर, ग्लास, इस तरह की जितने चीज़ें होता है उसको मीडियम कहते हैं, ठीक है बेटा, मीडियम हो गया ये। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन बोलता है बेटा कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने रास्ते में करता है चेंजिंग, यानी उसके अंदर हो जाती है बेंडिंग। यानी कह सकते हैं बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड क्या बेटा? रिफ्रैक्शन। इसी को बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा? मान लीजिए आपसे पूछेगा, मान लीजिए बेटा आपसे पूछेगा कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है कोई भी, तो क्या बताएंगे सर, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके मीडियम में जाने की वजह से क्या होता है, रास्ते में यानी उसके पाथ में हो जाती है चेंजिंग, वो लाइट हो जाता है बेंडिंग, पाथ में हो जाती है चेंजिंग, लाइट में हो जाती है बेंडिंग, और इसी फिनोमेना को कहते हैं बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ बेटा? तो ये था कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ओके, आगे बढ़े बेटा हम लोग। तो ये सारी बेटा ये थी डिटेल्स कि रिफ्रैक्शन में कैसे आप किसी को समझा सकते हो, फिगर के साथ आप बना के उसको दिखा सकते हैं कि कैसे उसके अंदर बेंडिंग होता है, ठीक है बेटा। अब मीडियम मैंने आपको दिखा दी, एयर, वाटर, ग्लास। अब मीडियम में भी दो तरह की मीडियम होती है बेटा, एक होता है रेयर मीडियम, क्या कहते हैं बेटा इसको? रेयरर मीडियम। और एक होता है बेटा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है बेटा? तो अगर आपको किसी भी दो मीडियम को रेयर या डेंसर बताना है तो कम से कम दो मीडियम आपके हाथ में बेटा होने चाहिए। जस्ट सपोज एक हाथ में एयर है और दूसरे हाथ में वाटर है, तो एयर को मानेंगे बेटा रेयर मीडियम और वाटर को मानेंगे डेंसर मीडियम। वैसे ही बेटा एक हाथ में अगर वाटर है और दूसरे हाथ में ग्लास है तो हम वाटर को मानेंगे बेटा रेयर मीडियम और ग्लास को मानेंगे बेटा हम डेंसर मीडियम। तो कुल मिला के ये है बेटा कि किसी भी मीडियम को आप रेयरर और डेंसर तब मानेंगे जब आप किन्हीं दो मीडियम के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यानी दो मीडियम के बीच में बेटा आप कंपेयर करेंगे कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना डेंस है और कौन कितना डेंस
नहीं है। डेंस कहने का मतलब है बेटा कि कौन कितना घना है। घना कहने का मतलब बेटा कि मजबूत कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि शीशा मजबूत है बेटा पानी से, जाहिर सी बात है। शीशा जो बेटा सॉलिड है और पानी क्या है, लिक्विड है, समझ में बेटा। तो कौन डेंसर हुआ, शीशा, और कौन रेयर हुआ था, पानी, ठीक है बेटा। अगर पानी और शीशे की बात करो तो अगर एयर और वाटर की बात करो बेटा तो एयर कौन है, रेयर, वाटर कौन है, डेंसर। क्यों, क्योंकि एयर के मुकाबले वाटर में डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आया बेटा आपको। तो ये हो गया आपका रेयर और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। और ऐसे करके रिफ्रैक्शन का पार्ट हो जाता है हमारा क्लियरिटी, कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है, आप बता सकते हैं बेटा किसी को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा लेंस की। लेंस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसको बना लेना बेटा, इसको भी, ठीक है, नोट्स में इसे ही बनाते हुए आप चलना। तो बेटा अब बात करते हैं लेंस में। तो लेंस क्या होता है बेटा, लेंस होता है बेटा जब हम किन्हीं दो ग्लास को कुछ ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है बेटा, लेंस होता है, ठीक है। लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है, कैसे तो बेटा, एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके अंदर से लाइट पास करती है, ठीक है बेटा, जिसके अंदर से ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके अंदर से लाइट पास करती है, तो उसकी इंटेंसिटी में चेंजिंग हो जाता है, या तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है या तो इंटेंसिटी उसकी घट जाती है, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट लेंस में कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए। अब दोनों को समझते बेटा कि कनकेव लेंस क्या होता है और कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो अगर आपसे पूछे बेटा लेंस क्या है, तो लेंस बोलेंगे सर इट इज़ अ ऑप्टिकल डिवाइस जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग लाइट के डेंसिटी को या इंटेंसिटी को वेरिएशन करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब लेंस में बेटा होते हैं दो तरह के लेंस, ठीक है, एक कनकेव एक कन्वेक्स, ठीक है बेटा। तो कनकेव कैसे होता है और कन्वेक्स कैसे होता है, तो बेटा यहाँ पे दो तरह के लेंस हो गए, ठीक है। एक अगर लेंस ऐसा होगा इस तरीके से तो बेटा इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर लेंस ऐसा होगा बेटा तो उसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस, ठीक है बेटा। कन्वेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो वैक्स की तरह है, निकला हुआ है, कुबड़ा जैसा निकला हुआ है, वैक्स बोलते हैं। केव देखो बेटा, कनकेव यानी कि गुफा की तरह है, तो देखो बेटा अंदर गुफा की तरह बना हुआ है, जिसको कनकेव बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इस लेंस के बारे में अगर हम लोग डिटेल में जाने बेटा, तो सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे गुजार देते हैं, जैसा हमने मिरर में किया था बेटा वैसे ही हम लेंस में भी करते हैं, ठीक है। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करा जिसका नाम दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। और बेटा ये जो एक्सिस है ये बिल्कुल जैसे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में एक एक्सिस बनाया था जिसको प्रिंसिपल एक्सिस दिया था बेटा, वैसे ही इसका भी नाम हम देंगे प्रिंसिपल आपका एक्सिस, ठीक है बेटा। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल एक्सिस था जिसको बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग इसकी पॉइंट होती नहीं है, अनंत होता है बेटा, ठीक है, बहुत लंबा लाइन होती है, अनंत तक, इन्फिनाइट तक जाता है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, मिरर के केस में क्या था कि मिरर केस में अगर गौर करो बेटा तो एक साइड उसकी पॉलिश थी, ठीक है, चाहे कनकेव मिरर की बात करो और चाहे आप कन्वेक्स मिरर की बात करो, एक साइड उसकी पॉलिश थी। इस वजह से बेटा जो भी उसका पॉइंट लेना होता था हम वो केवल एक साइड ही लेते थे। मतलब कि जैसे कि अगर हम मिरर की बात करो बेटा, अगर जैसे प्लेन में एक एग्जांपल दे देते हैं, तो प्लेन मिरर की बात करो बेटा तो प्लेन मिरर के सामने ही अगर आप खड़े रहोगे तभी तो आप उसके बारे में जान पाओगे कि आपका इमेज कैसा बन रहा है, अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, कैसे जान पाओगे बेटा। आपको सबसे पहले उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने उसको देखने के लिए। लेकिन बेटा लेंस के केस में क्या होता है कि ये दोनों साइड से ओपन होता है बेटा, लाइट दोनों साइड से जा सकती है लेंस में बेटा। लाइट इस तरीके से भी लेंस में लाइट जा सकती है और इस तरीके से लेंस जाता है। तो बेटा लेंस का जो एक्चुअल पोजीशन होता है बिल्कुल इस तरह का होता है बेटा, इस तरह का लेंस होता है, बिल्कुल आर पार एक शीशे का बना होता है। आप देखे होंगे बेटा, इसको नहीं देखे होंगे बेटा मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, शॉर्ट्स में बना के दिखाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो इस तरह का लेंस होगा बेटा, लेंस में से लाइट आप इधर से भी पास कर सकती है और लेंस में से लाइट बेटा इधर से भी पास कर सकती है। बोथ साइड लेंस में से लाइट पास कर सकता है। इसलिए बेटा इसका जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, यानी हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे
चेक करने के लिए कि बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, चाहे जिस तरीके का पोजीशन उसके अंदर आता है बेटा, ये लेंस के दोनों साइड में से किसी भी साइड हम इसका पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें दोनों तरफ से लाइट का डायरेक्शन जाता रहता है, ठीक है। लेकिन बेटा हम मानते हैं कि हमेशा हमको लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है बेटा। ऐसा हम मान के चलते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट को हमको लेफ्ट हैंड साइड में ही हमेशा रखना होता है, ठीक है। ऐसा हमने बेटा फिजिक्स के साइन कन्वेंशन से, यानी कि एक तरह का प्रोसेस है बेटा, जैसे प्लस माइनस होता है ना, वैसे एक तरीका बनाया गया है जिससे हम जानते हैं कि हमको ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, तभी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। नहीं तो अगर सब कोई अपने मन मर्जी का करने लगेगा तब तो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि किधर से चेक करें। कोई कहेगा सर हम ईस्ट बना रहे हैं, कोई कहेगा हम वेस्ट बना रहे हैं, तो सब अपने हिसाब से बनाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बेटा बढ़ जाएगी। इस वजह से हम एक डायरेक्शन से स्टार्टिंग इसमें करते हैं। आगे देखा जाए बेटा अगर इसके अंदर, तो जैसे अब ये जो लेंस होता है ना बेटा, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस होता है, ये डबल साइड से बना होता है, दो साइड से बना होता है, ठीक है। देखो कैसे, तो अगर इसको गौर करो, इसको हमने गौर करो बेटा, दो तरह का बेटा, दो साइड दिख गया आपको, यानी दो स्फेरिकल मिरर जब आपस में कुछ ऐसे जुड़ते हैं तब जाके बेटा कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, इसको बोलते हैं इस वाले में बेटा ये, ठीक है, यहाँ पे होता है एक सेंटर, और वैसे ही इसका भी एक सेंटर में सेंटर होता है बेटा एकदम लेंस के। इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर इसका नाम है, ठीक है बेटा, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर के साइड बेटा, अब ये सर्कल से बना है तो इसके सेंटर में बेटा जो होता है ना, इसके सेंटर में, तो बेटा अगर याद करो आप, तो कनकेव के केस में हम सेंटर में जो रेडियस तो बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन बेटा यहाँ पे हम बोलेंगे 2f। क्या बोलेंगे बेटा, 2f बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही बेटा जब इधर की बात करें हम, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें बेटा, तो इधर भी क्या बोलते हैं हम लोग, 2f। तो बेटा क्यों 2f बोलते हैं, क्योंकि इस लेंस की दोनों साइड से ही जो लाइट होती है वो पास कर सकती है, इसलिए दोनों साइड हमको उस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है बेटा। अब जैसे कर्वेचर का आधा बेटा फोकस होता था, तो वैसे 2f का आधा क्या हो जाएगा, f, और इधर भी 2f का आधा क्या हो जाएगा बेटा, f। तो इस तरीके से बेटा कन्वेक्स लेंस की पोजीशनिंग हम कर सकते हैं, और यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्ट को बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, चाहे लेंस कन्वेक्स लेंस हो और चाहे बेटा कनकेव लेंस हो। वैसा ही सेम बेटा इसमें भी सेम केस है, यहाँ पे बनेगा बेटा f और ये हो गया 2f, और यहाँ पे बनेगा बेटा f और ये हो गया बेटा आपका 2f, ठीक है बेटा। मैंने एक ही 2f से बेटा सब में काम चला गया, ठीक है बेटा, थोड़ा कंजूसी कर दिया, लेकिन आप बेटा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इस लेंस का अलग 2f होता है, इस लेंस का अलग 2f होता है, बशर्ते मैंने बेटा एक ही फिगर में इसको बना के आपको रिप्रेजेंट करा दिया बेटा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप निश्चिंत होकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बेटा इसका पोजीशनिंग, कनकेव और कन्वेक्स लेंस का पोजीशनिंग हो गया बेटा, ठीक है। अब अलग अलग केस में जब हम इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं बेटा तो अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जिसको बेटा हम डिटेल में सेपरेटली इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हाई लेवल की बातें हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए बेटा थोड़ा सा और इसको अलग तरीका हम लोग निकालना पड़ेगा बेटा आपको समझाने के लिए, से इसके लिए हम लाएंगे बेटा सेपरेट वीडियो, ठीक है। चलो, तो अब बेटा लेंस आ गई, तो लेंस का प्रयोग अब यूज जान लेते हैं लेंस का। तो लेंस का यूज कहाँ होता है, जैसे बेटा मिरर का यूज होता है कहाँ पे, तो डेंटिस्ट के पास होता है बेटा, आपका अपना चेहरा देखने के लिए होता है, पेरिस्कोप्स में होता है, टेलीस्कोप्स में नहीं, पेरिस्कोप में होता है बेटा। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे जैसे कि आपका पिन होल कैमरा हो गया बेटा। तो इन सब चीज़ों में हम मिरर्स का प्रयोग करते हैं, नॉर्मल मिरर्स, प्लेन मिरर्स का प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर्स का प्रयोग करते हैं, कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही लेंस का भी बेटा सेम इसी टाइप का प्रयोग है, जैसे हम लेंस का प्रयोग करते हैं बेटा टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप जैसे दूरदर्शी की चीज़ है, यानी जब हमको स्पेस की चीज़ें देखनी होती है बेटा तो उसमें लेंस का प्रयोग करते हैं। वैसे ही बेटा माइक्रोस्कोप जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने का प्रयोग होता है, उसके अंदर बेटा लेंस का प्रयोग करते हैं। टॉर्चेज जो होती हैं बेटा, जिनका फोकस बहुत लंबा लंबा होता है, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, लेंस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा।
क्योंकि लेंस की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो फोकस इमेजिंग का बहुत दूर दूर तक कर सकता है बेटा, और लाइट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर देता है। ठीक है बेटा, चलो तो ऐसे करके बेटा हमने जाना लेंस और लेंस के यूजेस। ठीक है, अब हम जानेंगे बेटा रियल इमेज और रेटिना। तो बेटा रियल इमेज पे मैंने पहले भी चर्चा करी है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वो इमेज जिसको हम पर्दे पे नहीं बनाते हैं बेटा। ठीक है, हम उसको पर्दे पे नहीं बनाते हैं, हमको बिना पर्दे पे दिख जाता है। जैसे एग्जाम्पल तो अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे टीवी है बेटा, तो टीवी पे हमें वर्चुअल इमेज दिखता है बेटा। ठीक है, टीवी हो गया, और भी जैसे इमेज हो गया, चाहे कोई पेंटिंग हुई बेटा, ये सब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा उसको देखने में। रियल इमेज क्या होता है बेटा, रियल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है बेटा। ऑलवेज वी नीड द स्क्रीन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें बेटा हम लोग, तो सिनेमा हॉल में आप जाते हो बेटा, या आप किसी शादी ब्याह में जाते हो, वहाँ पे प्रोजेक्टर का प्रोग्राम लगा होता है, तो वहाँ पे जब प्रोजेक्टर चलता है बेटा, सबसे पहले पर्दा लगाया जाता है, उसके बाद प्रोजेक्टर का प्रोग्राम उसके ऊपर चलाया जाता है। अगर सोचो बेटा पर्दा ना लगा हो तो वो प्रोजेक्टर का प्रोग्राम दिखेगा कहाँ पे, नहीं दिखेगा। इसका मतलब है प्रोजेक्टर में से जो वीडियोस निकलते हैं, जो फोटोज़ निकलते हैं, वो बेटा कैसे होते हैं, वो होते हैं रियल। और रियल के लिए क्या चाहिए बेटा, रियल के लिए चाहिए हमें स्क्रीन। रियल के लिए बेटा हमको स्क्रीन की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया बेटा रियल इमेज। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम रेटिना। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है बेटा, तो रेटिना होता है हमारे आँखों का एक पार्ट है। ठीक है बेटा, अगर हम अपना आँख को ऐसे तो ज़्यादा खतरनाक हो गया बेटा। ठीक है, अगर बेटा हम अपने आँख को ऐसे थोड़ा सा इसको बना दिया जाए, ठीक है बेटा, ऐसे ये, तो बेटा इस वाले पार्ट को रेटिना कहते हैं, जो सबसे इंटरनल में पार्ट होता है। ठीक है बेटा, होता क्या है कि यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे सब एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, बहुत सारी लिक्विड्स हमारे आंखों में मौजूद होते हैं बेटा। जब रे ऑफ लाइट जाती है ना, तो यहाँ पे बेटा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो फिर उसको दिमाग बेटा रीड करता है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि सर इसका मतलब कि दिमाग के हमारे ब्रेन के, हमारे आइज़ के रेटिना पे, यानी रेटिना एक तरह का स्क्रीन है, उसके ऊपर इमेज बनेगा, तो इसका मतलब हम रियल इमेज देखते हैं। तो बात तो बेटा फैक्ट है कि हम देखते तो रियल इमेज हैं, पर हम महसूस करते हैं वर्चुअल। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारा ब्रेन है ना, वो क्या कर देता है, रियल इमेज को वर्चुअल के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर वर्चुअल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता बेटा, तो हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि हमको हर एक चीज़ को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बेटा, स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस और रियल इमेज को ऑब्जर्व करने में बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसलिए बेटा हम देखते तो रियल इमेज है, पर हमारा माइंड क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके किस में कर देता है बेटा, वर्चुअल इमेज कर देता है, जिससे हमको किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग बेटा आई की बात करेंगे, तब उसके अंदर जानेंगे बेटा कि आई का सेपरेट, यानी आई के अंदर क्या क्या विभिन्न बातें होती हैं, उस पर बेटा डिटेल्स में लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो तो अब बेटा हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का। जो आखिरी जो टॉपिक्स हैं वो है डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम और प्रिज्म। तो बेटा बात करेंगे डिस्पर्सन क्या होता है। तो बेटा एक नॉर्मल सी बात होती है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है बेटा, जब लाइट को स्प्लिट कर देते हैं 7 कलर में, तो इसी को कहते हैं बेटा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब ये डिस्पर्सन होता कैसे है, तो बेटा डिस्पर्सन होता है एक डिवाइस है जिसका नाम है बेटा प्रिज्म। ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका, प्रिज्म। तो प्रिज्म का शेप बेटा 3 डायमेंशनल इस तरीके का होता है, और जब इसके ऊपर बेटा ऐसे वाइट लाइट पड़ती है ना, वाइट लाइट यहाँ से गई बेटा, वाइट लाइट तो यहाँ से गई बेटा, तो यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे बेटा जब स्क्रीन आप लगाओगे, तो यहाँ पे बेटा सतरंगी क्या बनता है बेटा, इसके ऊपर सतरंगी बैंड बन जाता है। ठीक है बेटा, किस फॉर्म में, विबग्योर के फॉर्म में। विबग्योर के फॉर्म में बेटा इस पे सतरंगी फॉर्म में बन जाता है, जैसे इस तरीके बेटा विबग्योर। ठीक है बेटा, विबग्योर के फॉर्म में हमारा इसके अंदर फॉर्मेशन होता है।
तो वाइट लाइट बेटा जब भी स्प्लिट होता है तो टोटल कितने फॉर्म में स्प्लिट होता है बेटा? 7 कलर में, जिसमें वीब ग्योर नाम से इसको रिप्रेजेंट किया बेटा 7 कलर को, जैसे वीब ग्योर, ठीक है बेटा, जिसमें V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंटेशन हमारा किया गया है और ये जो करने वाला है बेटा उसका नाम क्या है? प्रिज्म। तो आपसे जब पूछा जाएगा बेटा कि व्हाट इज डिस्पर्सन, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बेटा सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एक और पॉइंट बेटा जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे यहाँ पे बेटा 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया व्हाइट लाइट ऐसे करके, ठीक है, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इन 7 कलर्स को जब हम एक साथ पकड़ते हैं बेटा, ठीक है, अब इन 7 कलर को एक साथ जब उठाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो जिसके ऊपर बेटा वेरियस कलर्स के बैंड्स लगे होंगे ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है, पट्टियाँ लगी होंगी, जिसमें वायलेट की पट्टियाँ होंगी, इंडिगो की पट्टियाँ होंगी, ब्लू की होंगी, ग्रीन की होंगी, येलो की होंगी, ऑरेंज की होंगी, रेड की होंगी, बेटा ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं। इन्हीं पट्टियों क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है बेटा स्पेक्ट्रम? तो स्पेक्ट्रम होता है बेटा जो 7 कलर का बैंड होता है, यानी कलेक्शन ऑफ बैंड ऑफ ऑल द कलर्स, जो भी प्रिज्म से पास होके जो कलर निकलता है बैंड होता है बेटा, उसी को कहते हैं, उसी बैंड को कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा हम लोग स्पेक्ट्रम। तो बेटा आपसे पूछेगा व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो क्या बताएंगे? तो बेटा कहेंगे आप लोग स्पेक्ट्रम इज द सर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बैंड्स ऑफ कलर इवॉल्व फ्रॉम द प्रिज्म, यानी प्रिज्म से निकले हुए वो सारे बैंड के कलर को एक साथ को क्या कहते हैं बेटा? एक साथ को कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, समझ में आया? ये हो गया बेटा एक पॉइंट जो आया स्पेक्ट्रम। तो बेटा हमने यहाँ पे 3 बातों को जान लिया, क्या? डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम और प्रिज्म। तो प्रिज्म आखिरी में आता है बेटा, प्रिज्म मैंने बना दिया पर बताया नहीं। तो बेटा क्या है? प्रिज्म एक डिवाइस है, ठीक है बेटा, क्या है? प्रिज्म इज अ डिवाइस, ठीक है बेटा। क्या करता है? वो वाइट लाइट को 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बेटा। क्या कर देता है? वाइट लाइट को 7 कलर में स्कैटर कर देता है। तो क्या बोलेंगे बेटा प्रिज्म का मतलब? कि प्रिज्म इज अ डिवाइस विच स्कैटर द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है बेटा। तो प्रिज्म क्या है? एक डिवाइस है जो सफ़ेद रोशनी को 7 अलग अलग रोशनी में क्या कर देता है बेटा? परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा। वैसे स्पेक्ट्रम क्या है बेटा? तो जो प्रिज्म से पास होके 7 कलर बने हैं एक स्क्रीन पे, उस स्क्रीन पे जो बने हैं बैंड, उन्हीं बैंड के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बेटा हम क्या? स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। और डिस्पर्सन क्या होता है बेटा? तो जो वाइट लाइट स्प्लिट हुआ है 7 कलर में, उसी को कहते हैं बेटा हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमारा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्पेक्ट्रम और प्रिज्म का ये पोर्शन भी होता है बेटा समाप्त। और मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप जरूर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बेटा। तो हम एक आखिरी इसका एप्लीकेशन बता देते बेटा। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो आपने नाम सुना होगा बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा न्यूटन डिस्क। क्या नाम है बेटा? न्यूटन डिस्क। क्या होता है बेटा न्यूटन डिस्क? तो न्यूटन ने बेटा, सर आइजैक न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया था, फोर्स का आविष्कार किया, उन्होंने एक तरह का डिस्क बनाया था। क्या किया बेटा? उन्होंने एक गोल पेपर लिया, गोल पेपर में बीच में छेद किया, उसके अंदर बेटा एक पेंसिल डाल दिया, ठीक है, ऐसे पेंसिल डाल दिया बेटा, और इसको 7 पार्ट में क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6, एक और कर दो बेटा 7। तो इन्होंने उस क्या कहते हैं बेटा डिस्क को, जो उन्होंने लिया था कागज़ का या दपती का या प्लास्टिक का, जो भी उन्होंने लिया था बेटा, आप कैसेट ले सकते हो बेटा, जो कैसेट नहीं था जिसमें गाना भरा रहता है, वो कैसेट ले सकते हो। उन्होंने उस डिस्क को लिया, उस डिस्क पे 7 ठे ऐसे खाने खींचे बिल्कुल इक्वल बेटा, और 7 खानों को उन्होंने रंग दिया।
अलग अलग कलर से। कौन से कलर से बेटा? तो उन्होंने विबग्योर के वो कलर को अपनाया इसको रंगने के लिए। और जब उन्होंने ऐसे रंग के, और बेटा जब ऐसे उन्होंने घुमाया, ठीक है, ऐसे घुमाया जैसे फिरंगी उन्होंने नचाते हैं बेटा, ऐसे करके जब उन्होंने ऐसे घुमाया तो देखा ये तो गजब हो गया, ये तो अजब हो गया, खतरनाक बेटा एकदम, क्या हो गया था? तो उन्होंने देखा कि जब इनको घुमाया तो विबग्योर में से एक भी कलर नहीं दिख रहा था बेटा, एक भी कलर वर नॉट लुकिंग ऑन दैट, एक भी नॉट लुकिंग, यानी कौनो कलर वा नहीं दिख रहा था उसके ऊपर। तो आखिर हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि जब वाइट लाइट से 7 कलर बन सकते हैं, तो अगर हम 7 कलर को वापस से मिलाएं तो फिर से क्या बन सकता है बेटा? वाइट लाइट। ठीक है बेटा, और ये कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने बताया, तो इसलिए इस पूरे सिस्टम का, इस एप्लीकेशन नाम पड़ा न्यूटन डिस्क। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा एप्लीकेशन मेन न्यूटन का, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट पे, स्पेक्ट्रम पे, प्रिज्म पे और डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बेटा। तो बेटा ऐसे करके हमारा ये जो पार्ट होता है वो होता है समाप्त, और आप इसको बेटा मन से पढ़ो। ठीक है बेटा, और इस पार्ट में बेटा कई सारे मेरे टी शर्ट्स में चेंजिंग हुई है, पहले ब्लैक फिर रेड, तो इसके लिए बेटा निश्चिंत होना, क्योंकि हमने इसको कई सारे पार्ट में बेटा शूटिंग करनी होती है और फिर इसको कंबाइन हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा कलर्स में चेंजिंग हो सकती है। बाकी बेटा मेरा टोटल 200% इसमें एफिशिएंसी है, और आप भी बेटा अगर 100% लगा दो तो टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी 300% हो जाएगी, और फिर आप लोग छप्पड़ फाड़ देंगे बेटा, छप्पड़ फाड़ देंगे एकदम हर एक क्लास का। ठीक है बेटा, चलो समाप्त होते हैं बेटा, चलते हैं हम लोग, मिलेंगे अगली क्लास में आपके इसी के फिजिक्स के नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा, जो कि आपके लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे बेटा अगली क्लास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भी चीज़ों के संग। चलते हैं बेटा, अलविदा देते हैं, जय हिंद, ओके।